चलिए बेटा, तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी सिस्टम को कुछ अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो सिस्टम उसका कुछ पार्ट हमारा वर्क करने में लगाता है, कुछ पार्ट हमारा किसके अंदर लगाता है, अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लगाता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुल मिला के ये कहता है कि अगर आप सिस्टम को हीट देते हैं तो वो वर्क जरूर करेगा। तो ये अपने पास इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जब भी आप कोई भी सिस्टम हो उसको अगर आप हीट देंगे तो वो अपने पास वर्क करेगा। ठीक है, अब ये जो अपने पास स्टेटमेंट है इसको गलत प्रूव करता है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है बेटा, सभी प्रोसेस पॉसिबल है, उसके हिसाब से आप कुछ भी करें, बस सिस्टम को हीट दे दीजिए वो वर्क कर लेगा। बट जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो यहाँ पर लिमिटेशन लगाता है कि कब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड है और कब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड नहीं है। ये हमारा कहलाता है बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? तो जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल की बात करता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्या हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्हील घूम रहा है, ठीक है। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई व्हील घूम रहा है और मैं क्या करता हूँ उसके ऊपर हाथ लगाता हूँ, ठीक है, या फिर आप उसके ऊपर हाथ लगाते हैं तो क्या होगा बेटा, धीरे धीरे फ्रिक्शन जनरेट होगा और उससे हीट जनरेट होगी आपके हाथ और उस टायर के बीच में। तो धीरे धीरे अपने आपका हाथ का जो आगे वाला पार्ट है और जो टायर का वाला पार्ट है वो हल्का सा हमारे पास क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि हीट के कारण। अब इसी का उल्टा करते बेटा, अब ऐसा करिए, आप एक गर्म हाथ को लीजिए और एक टायर पे लगा दीजिए। आपका हाथ को गर्म करिए और उसको टायर पर लगा दीजिए, तो क्या टायर घूमने लग जाएगा? नहीं घूमेगा। अब फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि भाई हीट दो तो सिस्टम वर्क करेगा, बट यहां तो कर ही नहीं रहा है। आपके पास एक टायर है, मान लीजिए आपने अपने गर्म हाथ को टायर पे लगाया, तो क्या टायर घूमने लग जाता है? नहीं घूमने लग जाता है। समझ में आई बात बेटा? तो ये चीज यहाँ पर हमारे पास क्या एक ड्रॉप है कि फर्स्ट लॉ का, फर्स्ट लॉ क्या करता है, सभी प्रोसेस को अलाउ कर देता है। उसकी तरफ से तो ये है कि भाई किसी भी सिस्टम को आप हीट दे दो, वो अपनी थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगा और थोड़ा सा वर्क कर देगा। लेकिन जो हमारा सेकंड लॉ है वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि कब वर्क होगा और कब वर्क नहीं होगा। कंप्लीट है बात बेटा? तो चलिए हम चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। दिस लॉ पुट लिमिटेशन ऑन मेनी प्रोसेस व्हिच आर अलाउड बाय द फर्स्ट लॉ। काफी सारी प्रोसेस है, उसमें से एक एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया, ठीक है। अच्छा, दिस लॉ डिसअलाउज सम प्रोसेसेस व्हिच आर करेक्ट बाय एनर्जी कंजर्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये क्या करता है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पर। तो फर्स्ट लॉ ने तो बस ये कह दिया कि भाई सिस्टम को हीट मिलेगी तो वो वर्क करेगा, बट ये उनमें से कुछ प्रोसेस को क्या कर देता है, डिसअलाउ कर देता है। इट ऑल्सो गिव लिमिटेशन ऑन एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन। ठीक है बेटा, ये साथ में क्या करता है, ये इसके आगे की जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये भी बताता है कि हीट इंजन वगैरह की एफिशिएंसी पर भी लिमिटेशंस आती है। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी हीट इंजन या फिर कोई भी डिवाइस है वो 100% एफिशिएंट है, 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती। उसका भी अपने पास बात सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही करता है। अब बेटा इसके अंदर तीन स्टेटमेंट है, आपको तीनों स्टेटमेंट याद रखने। थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, सीधे पूछे जाते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट किसने दिया या फिर इसने क्या स्टेटमेंट दिया, ये सबके बारे में थ्योरेटिकली आपको चीजें पूछी जाती है। पहला स्टेटमेंट आता है बेटा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन ए सिस्टम विच कन्वर्ट होल हीट इनटू द वर्क। ये कहता है कि भाई ऐसा सिस्टम बनाना ही इम्पॉसिबल है जो क्या करे, सभी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। कंप्लीट बात। तो इसने अपना पहला स्टेटमेंट इस तरह से दिया कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हीट जो आपने सिस्टम को दी वो पूरी की पूरी हीट किस में लगा देगा, वर्क करने में लगा देगा। वो इस तरह का अपने पास सिस्टम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो इसने कहा मींस इन एवरी प्रोसेस सम पार्ट ऑफ हीट इज लॉस्ट इन सराउंडिंग्स और सिंक। तो इसने कहा कि किसी भी सिस्टम को आप जब हीट देते हैं तो वो वर्क करता है, बट उसको अपनी कुछ हीट को क्या करता है, सराउंडिंग्स में या सिंक के अंदर लॉस्ट कर देता है। सिंक का मतलब क्या होता है बेटा, सिंक आपको पता है कि जो भी बची कुची चीजों को कलेक्ट करते ही चीजें, उसको हम सिंक कहते हैं। अपने घर में भी सिंक होता है, तो हम जो बचा कुचा जो होता है हमारे पास उसको सिंक में ही डालते हैं। तो जो हमारा सिंक का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो बची हुई चीजों को कलेक्ट करता है वो हमारा सिंक कहलाता है। तो इसने कहा कि भाई कोई भी प्रोसेस ऐसी पॉसिबल नहीं है जो क्या करे कि सभी अपनी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। कुछ ना कुछ पार्ट किसमें चला जाता है, सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाता है। मींस 100% एफिशिएंसी इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अगर आपने किसी सिस्टम को हीट दी, क्या आप बेटा एफिशिएंसी का मतलब समझते हैं कि आपको कितना आउटपुट मिला डिवाइडेड बाय कितना इनपुट आपने दिया। अब इनपुट में आप दे रहे हैं हीट, आउटपुट में आप ले रहे हैं वर्क। मुझे सिंक की हीट से मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि मैंने जितनी हीट दी उसका कुछ पार्ट ही हमारा वर्क में कन्वर्ट हुआ। मतलब 100% एफिशिएंसी किसी भी डिवाइस की या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की नहीं होती है। क्लियर बात? तो बेटा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है बेटा क्लोसियस स्टेटमेंट, ठीक है। अब क्लोसियस स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सिस्टम प्रोसेस टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। तो इसने कहा, वैसे हम जानते हैं बेटा कि हमेशा हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होता है बेटा, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ होता है। अब लेकिन अगर अपने पास कभी मान लीजिए जरूरत पड़ जाएगी कि हमें लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट को ले जाना है, तो वो प्रैक्टिकली हमारे पास पॉसिबल तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप उसके ऊपर अपनी तरफ से कोई एक्सटर्नल वर्क ना करो। मतलब अपने आप कोई भी बॉडी या कोई भी सिस्टम या कोई भी प्रोसेस, ठीक है, इस तरह की नहीं होती है जो लो टेम्परेचर बॉडी से हीट को किधर ले ले, हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ अपने आप, ठीक है। हाँ, केवल तब ले सकती है जब आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल वर्क करें। तो इसका एक बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल डेली लाइफ में रोज यूज आने वाला एक अपने पास डिवाइस है जिसके बारे में अपन यहाँ बात करेंगे। आप सोचें उसके बारे में, मैं किस डिवाइस के बारे में बात कर रहा हूँ जो इस क्लोसियस स्टेटमेंट पर बेस्ड होता है, ठीक है। चलिए, तो दो स्टेटमेंट आपको याद रह गए, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लोसियस स्टेटमेंट। आगे बढ़ते बेटा, थर्ड आ रहा है एंट्रोपी स्टेटमेंट, ठीक है। क्लोसियस साइंटिस्ट का नाम है, केल्विन प्लैंक भी साइंटिस्ट के नाम है, एंट्रोपी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। एंट्रोपी एक हमारे पास टर्म है, आपको याद करना पड़ेगा एंट्रोपी का मतलब क्या होता है। तो एंट्रोपी क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इज नोन एज एंट्रोपी, ठीक है। जो रैंडमनेस है और डिसऑर्डर है उसका मेजरमेंट हमारे पास एंट्रोपी होता है। मतलब जैसे कि कोई चीज बिखरी हुई है, ठीक है, जैसे आपका कमरा, आपका रूम जो होता है वो बिखरा हुआ ही रहता है, ठीक है। तो वो जो है उसके अंदर हमारे पास क्या है कि उसकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जैसे कि आपके पेरेंट्स का कमरा है, ठीक है, वो बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सभी जगह अपनी जगह व्यवस्थित रहती है, उसकी एंट्रोपी हमारे पास कम है, ठीक है। तो एंट्रोपी का मतलब समझ में आया, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, ठीक है, डिसऑर्डर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंट्रोपी बोलते हैं। क्लियर। चलिए, अब देखो क्या होता है बेटा, एंट्रोपी तो हमें समझ में आ गई। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स नेवर डिक्रीजेस, इट ऑलवेज रिमेन सेम और इंक्रीजेस, इट इज द एंट्रोपी स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ। तो एंट्रोपी स्टेटमेंट ये कहता है कि भाई यूनिवर्स जो है हमारे पास, पूरा यूनिवर्स, इसकी एंट्रोपी कभी भी हमारे पास डिक्रीज नहीं होती है, या तो सेम रहेगी या फिर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, अब ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि देखो क्या होगा कि ये जो चीजें डिपेंड करती है एंट्रोपी की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अब एंट्रोपी, जैसे आप सिस्टम को हीट देते हैं बेटा, तो जब सिस्टम को हीट देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पास क्या होंगे, उनको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी, तो उनका रैंडमनेस बढ़ेगा, इससे क्या होती है, उसकी एंट्रोपी भी बढ़ती है। तो डिक्रीज हमारे पास एंट्रोपी हमारे पास कभी भी नहीं होती है। अगर आप उससे हीट ले लेंगे तो उनका जो अभी पर्टिकुलर अपने पास जो रेंडमनेस है, उससे कुछ रेंडमनेस, मतलब उससे वो कुछ कम एनर्जी के अंदर मूव करेंगे, बट रेंडमनेस तो बढ़ ही गया ना बेटा। तो ये चीज हमारे पास होती है कि यूनिवर्स का कभी भी हमारे पास एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होता है, हमेशा या तो बढ़ेगा या सेम रहेगा। बढ़ेगा कब और सेम कब रहेगा, वो यहां से हम डिसाइड करते हैं। अगर हमारे पास डेल्टा एस जीरो है, मतलब एंट्रोपी का चेंज कितना है बेटा, जीरो। एंट्रोपी को एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर एंट्रोपी का चेंज हमारे पास जीरो है, इसका मतलब वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब क्या हुआ, प्रोसेस यहां से यहां गई, वापस यहां से यहां आ गई, कोई चेंज ही नहीं हुआ। समझे ना बात को, यहां से यहां गई, यहां से यहां आ गई, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल सिंपल सा समझना, ठीक है, आपके हाथ में क्या है, मान लीजिए चीनी है, ठीक है ना, आपने हाथ में शक्कर ले रखी है, चीनी ले रखी है, कुछ बाउल के अंदर ले रखी है और वो गिर जाती है तो बिखर गई, तो रेंडमनेस बढ़ गई। अब आपने क्या किया, उसको समेट के वापस सही कर दिया, तो वापस खत्म हो गई ना रेंडमनेस। मतलब ये क्या कर दिया आपने, रिवर्सिबल प्रोसेस कर दी। मतलब चीनी जहां पहले थी, आप उसको गिरने के बाद समेट के वापस उसी में लिया है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ बेटा कि आपके लिए कुछ टाइम के लिए रेंडमनेस बढ़ी थी, बट फिर वापस रेंडमनेस खत्म हो गई। तो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या होता है, जीरो। अब क्या हुआ बेटा कि मान लीजिए डेल्टा एस जो है हमारे पास ग्रेटर देन जीरो की बात करते हैं। अब क्या हुआ, मान लीजिए आपके हाथ में क्या था, जो कांच का बाउल था वो भी गिर गया और कांच का बाउल भी टूट गया। अब कांच का बाउल टूट गया बेटा, तो अब वो थोड़ी चिपक जाएगा वापस, तो अब तो तुम्हारी रेंडमनेस बढ़ी गई। दिस इज द इररिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आई बात। अब कांच का बाउल अगर एक बार टूट जाता है ना, तो वो वापस बनता नहीं है, ठीक है ना, आप नहीं बना सकते उसको, तो वो क्या है, हमारे पास इररिवर्सिबल प्रोसेस है। अब आपकी एंट्रोपी बढ़ी गई है, ठीक है, अब एंट्रोपी भी बढ़ गई है और आपको कुछ दिक्कत भी होने वाली है। क्लियर। तो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो हुआ, मतलब वो हमारे पास क्या हुई कि इररिवर्सिबल प्रोसेस है। डेल्टा एस लेस देन जीरो, नॉट पॉसिबल। कभी भी ऐसा कोई अपने पास काम नहीं होता है जहां पर हमारे पास एंट्रोपी डिक्रीज है। यही तो हमारा सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है। क्लियर। अब ये तो बातें हो गई भाई बेटा थ्योरेटिकली। एक न्यूमेरिकल यहां हमारा बनता है, एंट्रोपी का फॉर्मूला डीएस होता है डी क्यू बाई टी, ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा,
टेम्परेचर। तो यहां से अगर मैं बेटा डेल्टा क्यू निकालता हूं टी को इधर भेजकर, तो इंटीग्रेशन कर दूंगा टी डॉट डीएस। ठीक है, तो जब भी अगर आपको टोटल हीट निकालनी हो और एंट्रोपी दी हो तो हम क्या करेंगे, टी डॉट डीएस करेंगे। यहां से हमारे पास एक चीज बनती है बेटा, एरिया अंडर टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ व्यूज टोटल हीट। ठीक है, टेम्परेचर और एंट्रोपी का जो ग्राफ होता है वो हमें क्या देता है, टोटल हीट देता है। क्लियर। अच्छा, अगर यहां से अगर आप इधर ही इंटीग्रेशन कर देंगे तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई टी हो जाएगा। ये तीनों चारों स्टेटमेंट्स आपको सबको याद रखने, 3 स्टेटमेंट है मेनली हमारे पास, और ये सब चीजें आपको याद रखनी है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्लियर। अच्छा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब हम समझते हैं कि वो प्रोसेस जो कि क्या होती है, वापस अपने फाइनल स्टेट के अंदर जो होती है वो इनिशियल स्टेट के बराबर ही आ जाती है, वो हमारे पास रिवर्सिबल कहलाती है। इरिवर्सिबल जिसमें ऐसा नहीं होता वो हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगी। अब इस सेकंड लॉ के जो ये लॉज है इन पर बेस्ड हम कुछ 2 डिवाइस पढ़ेंगे। ये 2 डिवाइस हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज आती है, जिनके बारे में अपन अभी बात करने वाले। एक हमारे पास फर्स्ट लॉ पर बेस्ड, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट पर बेस्ड होगी, दूसरी हमारे पास सेकंड वाले स्टेटमेंट पर बेस्ड होगी। ठीक, चलिए बेटा, तो अब हम यहाँ पर हमारे 2 डिवाइसेस की बात करने वाले। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा हीट इंजन की। ठीक है, हीट इंजन क्या होता है बेटा, ए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। ठीक है, जो हमारे हीट को किसके अंदर कन्वर्ट करता है बेटा, वर्क में कन्वर्ट करता है। जो हमारे पास कार होती है या फिर हमारे पास जो व्हीकल्स होते हैं, बाइक वगैरह होती है, इन सब के अंदर भी बेटा क्या होता है, हीट इंजन लगा होता है। ठीक है, हीट इंजन के अंदर क्या होगा बेटा कि जो भी हमारे पास हीट जनरेट हो रही है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। बट हमें एक बात ध्यान रखना है बेटा, टोटल हीट हमारे पास वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, ऐसा केल्विन प्लैंक ने कहा था, उस बात को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर उसके बारे में बात करते हैं। इसमें मेनली बेटा 3 चीजें होगी। एक तो होता है सोर्स। ठीक है, सोर्स होता है हमारे पास हाई टेम्परेचर, जिसको हम T1 टेम्परेचर कहते हैं, ये हाई टेम्परेचर पर होता है। एक होता है बेटा सिस्टम या फिर आप इसको कहते हैं वर्किंग पार्ट, जो कि काम करता है। ठीक है, और तीसरा होता है हमारे पास सिंक का काम होता है बेटा हीट को कलेक्ट करना, जो कि लो टेम्परेचर पर होता है, T2 टेम्परेचर पर। क्लियर। अब होगा क्या क्या इसकी वर्किंग है उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो हमारा सिस्टम है, हाई टेम्परेचर जो बॉडी है हमारे पास, हाई टेम्परेचर जो बॉडी जिसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स, उससे Q1 अमाउंट की हीट लेता है। जब वो Q1 अमाउंट की हीट उसके पास आ जाती है तो वो उस हीट से क्या करेगा, कुछ यूजेबल वर्क करेगा, और बची हुई हीट को किसको दे देगा, हमारे पास सिंक को। जो बची हुई हीट है उसको हम क्या बोलते हैं, Q2 बोलते हैं। ये केल्विन का स्टेटमेंट था कि अगर आप किसी सिस्टम को कोई हीट देते हैं तो वो सारा का सारा वर्क नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, वो कुछ हीट किसको दे देगा, हमारे पास सिंक को या फिर सराउंडिंग को दे देगा। अगर आप इसको प्रैक्टिकली किसी एग्जांपल से कंपेयर करना चाहे तो आप ऐसा करिए, इसको बाइक के एग्जांपल से कंपेयर कर लीजिए। जो सोर्स है बेटा वो क्या होता है, हमारे पास फ्यूल, जो आप फ्यूल भरते हैं उसके अंदर, देखिए जो हम पेट्रोल या डीजल भरते हैं उसके अंदर जो फ्यूल है हमारे पास, जब उसके अंदर हमारे पास स्पार्क होता है तो वहां से जो हमारी हीट जनरेट होती है हमारे पास, वो हीट है। ठीक है ना, वो हीट हमारे पास किसको मिलती है, सिस्टम को मिलती है। क्लियर। अब ये जो हमारे पास सिस्टम होता है ये क्या करता है, कुछ यूजेबल वर्क करता है। वर्क आपको पता है, ये बाइक चलती है, कार चलती है, ये वर्क है हमारे लिए। और बची हुई हीट कहां चली जाती है, सिंक। बताओ, सोचो बेटा, सिंक क्या होता है बाइक और कार वगैरह के अंदर, साइलेंसर। ठीक है, जो साइलेंसर जहां से हमारी हीट बाहर निकलती है, दैट इज क्या होता है, सिंक। तो हमें सिंपल समझ में आ रहा है कि भाई बाइक और इनके एग्जांपल के अंदर भी ये चीज हमारे पास पॉसिबल होती है। आपने देखा होगा कि बाइक वगैरह की जो हमारे पास टैंक होता है, फ्यूल टैंक होता है, उसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है बहुत गर्म रहता है। वो गर्म इसलिए रहता है बेटा क्योंकि वो क्या है, हमारे पास हाई टेम्परेचर है, T1 है। ठीक है, वो हाई टेम्परेचर बॉडी है जिससे हीट मिलती है और यूजेबल वर्क वहां पर होता है। क्लियर बात बेटा। और जो हमारे पास सिंक है वो क्या है, साइलेंसर, जहां से बची कुची हीट हमारे पास बाहर निकलती है। तो देखिए क्या होगा इसमें, it takes heat Q1 from high temperature body T1 which is known as source, then system do some work W and remaining heat Q2 is rejected to low temperature body T2 known as sink. क्लियर, समझ में आ गई क्या इसकी वर्किंग है, हाई टेम्परेचर से हीट लेना, कुछ वर्क करना, और बची हुई किसको दे देना, सिंक को दे देना। तो आप देख पा रहे हैं बेटा, इसने Q1 हीट ली और इससे W और Q2 दो चीजें हमें आउटपुट में मिल रही है, तो हम कहेंगे Q1 बराबर Q2 प्लस W। यहाँ बेटा हमारा इनपुट क्या कहलाएगा, Q1, और आउटपुट क्या कहलाएगा, W। Q2 हमारा आउटपुट नहीं है, वो तो हमारे पास हीट लॉस्ट हो गई है। जो हमारे पास साइलेंसर से हीट मिल रही है वो हमारे लिए आउटपुट नहीं है, हमारे कुछ काम की नहीं है। साइलेंसर से जो हीट मिलती है, हमारे पास हीट निकलती है, वो तो क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है। क्लियर। अब एफिशिएंसी आता है बेटा, एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होता है, नीटा। नीचा से हम एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं, ये क्या होगा,
वर्क डन अपॉन हीट इनपुट, वर्क डन मतलब आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट, वर्क कितना किया हमने W और डिवाइडेड बाय इनपुट कितना है हमारे पास Q1 है, क्लियर। तो नीटा बराबर W बाई Q1। अब आप यहाँ से देखिए क्या W को हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, तो मैंने रिप्लेस कर दिया Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 से, यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 आ गया हमारे पास। और ये जो फॉर्मूला बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इसके ऊपर काफी पूछे जाएंगे, क्लियर। तो आपको याद रखना है हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास ये पूरा होता है। इसके ऊपर अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल बनेगा वो इसी से बनता है। चलिए आगे बढ़ते बेटा, ये जो हीट इंजन है इसका रिवर्स होता है रेफ्रिजरेटर। जो मैं बात कर रहा था ना आपको क्लॉसियस स्टेटमेंट, तो क्लॉसियस स्टेटमेंट का अपने फर्स्ट फॉलो करने वाला कौन है हमारा रेफ्रिजरेटर। इसका दूसरा नाम होता है बेटा हीट पंप। इट इज द इनवर्स ऑफ हीट इंजन, ये हीट इंजन का उल्टा काम करता है। आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखो रेफ्रिजरेटर करता क्या है, अगर हम उसके ऊपर चले तो आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर अपने अंदर की चीजों को ठंडा करता जाता है। तो वो क्या करता है कि लो टेम्परेचर से हीट लेता है और हाई टेम्परेचर को हीट देता है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो कहा कि क्लोसियस का स्टेटमेंट ये कहता है कि लो टेम्परेचर से हीट कभी भी हाई टेम्परेचर की तरफ नहीं जा सकती है, तो रेफ्रिजरेटर हमारा ऐसे कैसे काम कर रहा है कि वो लो टेम्परेचर से हीट ले रहा है और कहां दे रहा है, हाई टेम्परेचर पर। तो बेटा मैंने उसके अंदर एक वर्ड और जोड़ा था कि विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, बट रेफ्रिजरेटर पर एक्सटर्नल वर्क होता है। सोचो 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 कौन सा एक्सटर्नल वर्क हमारा रेफ्रिजरेटर पर होता है। तो आप ध्यान से देखिए, क्या रेफ्रिजरेटर अपने आप चल जाता है या इलेक्ट्रिकल सप्लाई देनी पड़ती है, करंट देनी पड़ती है ना, तो दैट करंट इज नोन एज द एक्सटर्नल वर्क, क्लियर। तो क्या होगा बेटा रेफ्रिजरेटर के अंदर, रेफ्रिजरेटर हमारे पास क्या होता है, इसको मैं W वर्क मतलब मैंने क्या किया, करंट सप्लाई इसको दी बाहर से। जब करंट सप्लाई इसको बाहर से दी मतलब इस पर एक्सटर्नल वर्क करा, तो इसने क्या किया बेटा, जो लो टेम्परेचर बॉडी है T2 उससे हीट ले ली। अब लो टेम्परेचर बॉडी कौन सी हुई, जो भी अपन रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर सामान रखते हैं, सब्जियां दूध वगैरह जो भी हम उसके अंदर रखते हैं, वो हमारी लो टेम्परेचर बॉडी ये क्या करता है, उससे हीट खींच लेता है और फिर वो सारी हीट किसको दे देता है, हाई टेम्परेचर को दे देता है। अब हाई टेम्परेचर कहां होता है रेफ्रिजरेटर में, कभी देखना बेटा जो रेफ्रिजरेटर के पीछे वाला पार्ट होता है, वो जहां जाली वगैरह लगी होती है, नेट लगी होती है, सिलेंडर टाइप की शेप भी लगी होती है, वो वाला पोर्शन बेटा गर्म रहता है, ठीक है। हमेशा रेफ्रिजरेटर के पीछे अगर आप कभी खड़े होंगे तो आपको गर्मी महसूस होगी, वो क्या होता है बेटा, हाई टेम्परेचर हमारा होता है। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, अपने अंदर की जो भी सब्जियां या फिर जो भी पड़ी है वो उससे क्या करता है, हीट को एक्सट्रैक्ट करता है। और एक्सट्रैक्ट क्यों कर पाया, क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क हमने कराया है, ठीक है। कौन सा एक्सटर्नल वर्क, जो इलेक्ट्रिकल करंट की सप्लाई आपने दी वो, और वो जो सारी हीट है किसको दे देता है, हाई टेम्परेचर को, अपने पीछे वाले पार्ट को। इससे क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेटर के अंदर सामान रखे हुए हैं वो और पे और ठंडे होते जाते हैं और उसके पीछे वाला पार्ट गर्म होता जाता है, और पीछे वाला पार्ट क्या करता है, सराउंडिंग को अपनी हीट लॉस करता जाता है, क्लियर। चलिए तो बेटा ये हमारे पास इसका बेसिक प्रिंसिपल हुआ। इट टेक्स हीट Q2 फ्रॉम द लो टेम्परेचर बॉडी T2 एंड देन सम एक्सटर्नल वर्क W इज डन ऑन it, then it rejects heat Q1 to the high temperature body T1। अगेन यहां से भी आप देख सकते हैं बेटा, W अंदर आया, Q2 अंदर आया और Q1 वर्क हुआ, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W हुआ। जैसे बेटा हीट इंजन के लिए हम एफिशिएंसी नीटा बनाते हैं, वैसे ही रेफ्रिजरेटर के लिए एक टर्म होती है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको डिनोट करते हैं बेटा बीटा से, और इस बीटा का फॉर्मूला होता है हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर अपॉन एक्सटर्नल वर्क। मतलब लो टेम्परेचर से आप कितनी हीट ले रहे हैं डिवाइडेड बाय जो आपने एक्सटर्नल वर्क इसके ऊपर किया, तो Q2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, W। सो बीटा का फॉर्मूला होगा बेटा Q2 अपॉन W। अगेन W को मैंने यहां से क्या लिख दिया, Q1 माइनस Q2। बेटा दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है, नीटा का भी और बीटा का भी, दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल आता है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी हम बना सकते हैं, तो रिलेशन बिटवीन नीटा एंड बीटा, देखो बेटा नीटा का फॉर्मूला क्या आ रहा है, W अपॉन Q1, और हमारे पास बीटा का फॉर्मूला क्या आ रहा है, Q2 अपॉन W। तो अगर मैं यहां से देखता हूं Q1 बराबर होता है Q2 प्लस W। अगर मैं पूरी इक्वेशन को W से डिवाइड करूं तो Q1 अपॉन W विल बी इक्वल्स टू Q2 अपॉन W प्लस 1, क्लियर। सो Q1 अपॉन W, देखो यहां से Q1 अपॉन W, क्या ये 1 अपॉन नीटा कर सकते हैं, ये इसका उल्टा हो गया, इज इक्वल्स टू अब Q2 अपॉन W। अगर Q2 अपॉन W की बात करें तो बीटा प्लस 1 हो गया। अगर मुझे यहां से बीटा निकालना है तो 1 अपॉन नीटा माइनस 1। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नीटा देकर बीटा पूछ लेते हैं, तो आप डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं। कुल मिला के आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन बनेगा।
हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन जो है हमारा, ये हीट को कन्वर्ट करता है वर्क में, और हीट पंप या रेफ्रिजरेटर क्या होता है? ये हीट इंजन का उल्टा होता है। क्लियर? हीट इंजन क्या करता है? हाई टेम्परेचर से हीट लेता है, कुछ वर्क करता है और बची हुई हीट सिंक को दे देता है। ये रेफ्रिजरेटर क्या करता है? लो टेम्परेचर से हीट खींचता है, इसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क किया जाता है और सारी हीट किसको दे देता है? ये हमारे पास हाई टेम्परेचर बॉडी को। क्लियर? दोनों के फॉर्मूले आप याद रखिए, जिनके ऊपर न्यूमेरिकल अब अपन अगली स्लाइड में करेंगे। क्लियर? चलिए बेटा, तो जैसे भी हमने हीट इंजन पढ़ा, उसी हीट इंजन का एक तरह से टाइप है, या फिर हम ऐसे कहते हैं एक आइडियल इंजन है जिसको हम बोलते हैं कार्नोट इंजन। ठीक है, कार्नोट साइंटिस्ट का नेम है। तो कार्नोट साइंटिस्ट ने क्या किया? एक आइडियल इंजन प्रपोज किया। क्लियर? मतलब आइडियल इंजन उसका थ्योरेटिकल वे में था। तो कार्नोट का ये कहना था कि अगर हमें एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए, तो फिर एफिशिएंसी ज्यादा चाहने के लिए हमें किस तरीके से एक इंजन या एक प्रोसेस बनानी पड़ेगी ताकि हमें एफिशिएंसी मैक्सिमम मिले। तो उसके लिए कार्नोट ने अपना एक इंजन प्रपोज किया था। हालांकि उसने बाद में इस इंजन को बनाने के बाद ये भी प्रूव किया कि 100% एफिशिएंसी यहां पर भी हमारे पास अचीव नहीं हो पाती। क्लियर? तो कार्नोट इंजन क्या है? कार्नोट प्रपोज्ड एन आइडियल थ्योरेटिकल इंजन which is based on 4 part cyclic process known as Carnot cycle। इसके अंदर 4 प्रोसेस होगी बेटा। 2 प्रोसेस के अंदर हमारा एक्सपेंशन होगा, 2 प्रोसेस में हमारा कंप्रेशन होगा, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस होगी, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट हमारे पास सेम होगी। क्लियर? सबसे पहले इसने क्या क्या लिया उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर को इसने चारों तरफ से इंसुलेटेड कोटिंग कर दी। क्लियर? इसके अंदर इसने क्या करा? एक आइडियल गैस यहाँ पर भर दी, और उसके बाद हमारे पास एक ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पर साथ में एक सोर्स है। सोर्स का काम क्या होगा? वो हमारे सिलेंडर को हीट देगा। ठीक? और दूसरा हमारे पास एक सिंक है। सिंक का काम क्या होगा बेटा? वो हमारे सिस्टम से हीट लेगा। अब उसने जो प्रोसेस बनाई उसके हिसाब से उसका ये ग्राफ यहाँ पर बना। हम एक एक स्टेप से चलते जाएंगे और एक एक प्रोसेस में उसने क्या क्या किया वो समझते जाएंगे। सबसे पहली प्रोसेस उसने ली बेटा आइसोथर्मल एक्सपांशन। अब मैं आपको समझाता हूं कि सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन उसने क्यों लिया। क्योंकि क्या हुआ था बेटा कि आप एक बात जानते हैं कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस की हम बात करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी नहीं इंक्रीज होती या चेंज नहीं होती। तो समझिए बेटा कि अगर मैं बात करूं कि एक सिस्टम को जितनी हीट दूंगा, क्या सारी की सारी हीट वर्क में यूज हो जाएगी? तो क्या ये तो हमारे लिए फायदा है ना। हम क्या चाहते हैं कि हमारा सिस्टम ज्यादा से ज्यादा वर्क करे, जितना ज्यादा वर्क करेगा उतनी ज्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी। तो उसने सबसे पहले ले लिया बेटा आइसोथर्मल कंप्रेशन एक्सपेंशन ले लिया। तो सबसे पहले वो ए से कहां गया बेटा? बी पर। क्या करते हुए? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो इसे वॉल्यूम उसने बढ़ा दिया। और आप जानते हैं कि जब आइसोथर्मली एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ता है तो पीवी बराबर कांस्टेंट से प्रेशर घटता है। तो प्रेशर P1 से कहां पहुंच गया बेटा? P2 पर पहुंच गया। तो पहले वो ए पर था, ए उसकी इनिशियल स्टेट थी, P1 V1 T1, इससे वो बी पर पहुंच गया, P2 V2 T1। डायग्राम से समझ में आ रहा है बेटा, हमारा V2 जो है वो V1 से बड़ा होगा क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है, और हमारा P2 जो है वो P1 से छोटा होगा, क्योंकि वो भी आपको बात समझ में आ रही है। टेम्परेचर सेम रहेगा बेटा, क्योंकि कैसा प्रोसेस है ये? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। इसके लिए इसने क्या किया? इसने क्या करा कि जो भी हमारे पास ये सिलेंडर था इसको इसने सोर्स पे रख दिया और बहुत स्लोली हीट को अंदर आने दिया और पिस्टन को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होने दिया। तो यहाँ पर वेरी स्लोली ये प्रोसेस अकर हुई और उसके बाद Q1 हीट सोर्स से सिस्टम ने ले ली। कितनी हीट ली बेटा? Q1 हीट। ठीक है, तो जो वर्क होगा, आपको पता है बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने वर्क का फॉर्मूला लिखा था μRT1 log V final अपॉन V इनिशियल। क्योंकि यहाँ पर चेंज इन एनर्जी 0 है तो वर्क और Q बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अपना फर्स्ट लॉ कहता है Q इक्वल टू U प्लस W से। क्लियर? अब उसके बाद इसने सेकेंड प्रोसेस कौन सी उठाई? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। कहां गया ये बेटा? बी से कहां पहुंचा? ये सी पर। अब इसने एडियाबेटिक ही क्यों लिया वो भी मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि देखो क्या होता है बेटा, आपको एक बात पता है, एडियाबेटिक प्रोसेस जो होती है उसमें अगर सिस्टम को वर्क करना होता है तो वो अपनी ही इंटरनल एनर्जी को यूज करके वर्क करता है, मतलब हम बाहर से हीट नहीं देते। तो क्या ये भी तो हमारे लिए फायदा हो गया? अब हमने इनपुट रोक दिया है और सिस्टम खुद अपने आप वर्क कर रहा है, तो इससे भी तो हमारी एफिशिएंसी और बढ़ेगी। तो अब ये गया बेटा बी से लेकर सी पर। बी पर जो था ये P2 V2 T1 था, यहां से पहुंच गया सी पर P3 V3 T2 पर। अब एक बात बताओ बेटा, क्योंकि सिस्टम एक्सपांड हुआ
तो वर्क पॉजिटिव हुआ होगा, और वर्क पॉजिटिव होता है तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने पढ़ा था माइनस का डेल्टा डब्ल्यू, तो माइनस का डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हुई होगी, डिक्रीज, मतलब टेम्परेचर भी क्या हुआ होगा, डिक्रीज। तो T2 विल बी लेस देन T1। क्यों हुआ ऐसा समझ में आया बेटा? बिकॉज वर्क W2 इज ऑन द डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, उसने अपनी इंटरनल एनर्जी को कम करके अपने ऊपर वर्क कर लिया, मतलब इंटरनल एनर्जी को खर्च करके उसने वर्क करा लिया, तो यहां पर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते हैं, मैंने यहां लिख दिया W2। अब वो क्या हुआ, AB से वो BC पर पहुंच गया, बट क्योंकि उसको कैसी प्रोसेस बनानी थी, साइक्लिक प्रोसेस, तो ये अब इसने वापस जाना स्टार्ट किया। अब वापस जाने के लिए अगर उसने पहले स्टार्ट आइसोथर्मल से किया था, तो अब वापस क्या लेना पड़ेगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो थर्ड प्रोसेस उसने ली आइसोथर्मल कंप्रेशन, जहां वो C से कहां चला गया बेटा, D पर, और जब वो C से D पर गया तो उसने अपने सिस्टम को सिंक से कनेक्ट कर दिया, ताकि वेरी स्लोली जो हमारा सिस्टम है वो सिंक को हीट क्या कर सके, रिजेक्ट कर दे, और सिस्टम ने Q2 अमाउंट ऑफ हीट किसको दे दी, सिंक को। अब ये C पर था अभी, P3 V3 T2 पर, यहां से कहां पहुंच गया बेटा, D पर, और D हो गया P4 V4 T2। क्लियर? आप समझ पा रहे हैं बेटा कि यहां पर क्योंकि कंप्रेशन हुआ है हमारा, तो जो हमारा V4 है वो V3 से कम होगा, और कंप्रेशन जब होता है, वॉल्यूम जब डिक्रीज होता है, तो प्रेशर बेटा इंक्रीज होता है। इसका मतलब हमारा P4 जो है वो P3 से ज्यादा होगा, वो डायग्राम ग्राफ में भी समझ में आ रहा है। टेम्परेचर T2 बेटा यहां पर सेम रहेगा। वर्क की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू 0 है, तो हमारा हीट Q2 भी यही आ गया। अब लास्ट प्रोसेस बची, उसको अब कहां जाना था बेटा, D से A, तो D से A जाने के लिए उसने एडियाबेटिक कंप्रेशन ले लिया, D पर वो P4 V4 T2 पर था, यहां से पहुंच गया P1 V1 T1 पर। क्योंकि इस बार कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क नेगेटिव आ रहा होगा, तो फिर आइडियाबेटिक प्रोसेस में हमारी एनर्जी पॉजिटिव आने लगेगी, तो अब टेम्परेचर बढ़कर T1 विल बी ग्रेटर देन T2, वो तो हमें वहां से भी पता चल रहा है, और इतना वर्क उसको इस बार करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें हमें क्या क्या याद रखना है, तो बेटा याद आप केवल ये प्रोसेस उसने कौन कौन सी करी ये याद रखनी है। दूसरी चीज आपको ये ग्राफ याद रखना है, बस इसी पर क्वेश्चन आता है, और इस पे कोई सा न्यूमेरिकल नहीं बनता है। आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि क्या उसने प्रोसेस ली, मतलब पहले क्या किया, बाद में क्या किया, कैसे करा, ठीक, और क्या उसका ग्राफ था, बस वो आप याद रखिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले से यहाँ डिराइव करने जाएंगे, इन वर्क जितने भी हमने वर्क लिखे हैं इनसे हम अब ये बनाएंगे कि हमारे पास क्या एफिशिएंसी यहाँ पर बनती है। क्लियर? चलिए बेटा आगे हम यहाँ पर थोड़ा सा डिराइव कर रहे हैं, बट आपको डेरिवेशन के अंदर ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल रिजल्ट चाहिए, बट वो रिजल्ट कैसे आया इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो हम अब एफिशिएंसी निकालने जा रहे हैं, जो भी हमने कार्नोट इंजन के लिए जो हमने चीजें पढ़ी उसके लिए। तो बेटा सबसे पहले अगर हम टोटल वर्क लिखेंगे तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 हो जाएगा। ये W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 की वैल्यूज मैंने यहाँ पर रख दी है। ये सारी अपन ने पिछली स्लाइड के अंदर आपने देखा कि जो जो वर्क थे वो मैंने यहाँ रख दिए। अगर आप इस सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म को देखो तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसल आउट कर देगी। क्लियर? अब हम जानते हैं बेटा एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, कितना आपका टोटल वर्क हुआ है, कितनी आपने सिस्टम को हीट दी है। क्या टोटल वर्क अपना W हुआ बेटा, और सिस्टम को हीट अपन ने केवल एक बार ही दी है, शुरुआत में कितनी हीट दी थी, Q1, जब हम A से B में हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया था। तो मैंने ये दोनों चीजें लिख दी, डिवाइडेड बाय ये हो गया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कट चुकी है। अब इसको कैंसल आउट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारी दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस है B से लेकर C और D से लेकर A, इन दोनों के अंदर हम चल रहे हैं, और हम जानते हैं बेटा कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर TV की पावर गामा -1 कांस्टेंट रहता है। तो मैंने BC और DA के लिए लगाया, पहले मैंने बात करी बेटा BC के लिए, तो BC के लिए ये इक्वेशन बनेगी, और DA के लिए बात करी तो उसके लिए ये इक्वेशन बनेगी। क्लियर? ये हमारे पास बन गया, ये B का है, ये C का है, ये D का है और ये A का है। अगर आप यहां से देखो बेटा, अगर मैं इससे T1 अपॉन T2 निकालता हूं तो मुझे मिलता है V3 अपॉन V2 की पावर गामा -1, और अगर इससे मैं T1 अपॉन T2 निकालता हूं तो मुझे मिलता है V4 अपॉन V1 की पावर गामा -1। इसका मतलब अगर ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल है तो दोनों के गामा -1 कट गए, तो V3 अपॉन V2 किसके इक्वल हो गया बेटा, V4 अपॉन V1 के। तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो V4 अपॉन V3 किसके इक्वल होगा,
V1 अपॉन V2 के, और अगर उल्टा कर दूं तो V3 अपॉन V4 होगा V2 बाई V1 के। इस पूरे को करने का मतलब ये था कि मैं यहाँ कैंसल आउट करूंगा, इसलिए मैंने इस टर्म को निकाला। आप डायरेक्टली यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब क्या होगा बेटा, यहां पर आओ, देखो यहां पर क्या है, V4 बाई V3 है। अगर मैं इस V4 बाई V3 को इन्वर्ट करता हूं, उल्टा करता हूं, तो आपको पता है उल्टा करेंगे तो ऊपर पावर -1 आएगी, और पावर जो -1 है वो आगे आ जाती है लोग में, तो यहां माइनस लगा दिया और मैंने बेटा उसको उल्टा कर दिया। ठीक, अब ध्यान से देखो बेटा, क्या V3 बाई V4 तो V2 बाई V1 के इक्वल है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ V3 बाई V4 को V2 बाई V1 लिखता हूं तो फिर सब चीज कट जाती है। कौन कौन सी, म्यू आर कट जाएगा बेटा, म्यू आर सब में कट गया। अच्छा, log E V2 बाई V1 सब में कट गया, क्योंकि V3 बाई V4 की वैल्यू तो किसके इक्वल है, V2 बाई V1 के, तो ये सब कट गए। तो हमारा नीटा कितना आ गया बेटा, T1 माइनस T2 अपॉन T1। ये पूरी रामायण जो हमने करी पिछली स्लाइड में और इस स्लाइड में, ये सब इसी को निकालने के लिए करी है, क्योंकि मेरे न्यूमेरिकल्स में इसकी बहुत जरूरत थी, वो अब आपको पता चलेगा। लेकिन हम जानते बेटा कि ये जो एफिशिएंसी आई ये तो किसके इक्वल है, W बाई Q1 के, और W को क्या लिखते हैं, Q2 माइनस Q1 बाई Q1। तो यहां से मुझे एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिल गया 1 माइनस T2 बाई T1। अब आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मैं एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। क्लियर बात, हमेशा आपको अधिकतर क्या होता है बेटा, ये हीट नहीं दी होती है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया होता है, टेम्परेचर। अब आप सोचेंगे सर आप हीट इंजन से यहां पर आए, तो जब वहां पर फॉर्मूला बन गया तो यहां क्यों बनाया, ये यही बेसिक रीजन है बेटा, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन होता है वो टेम्परेचर में आता है। तो जो आपने फॉर्मूला ये पढ़ा ना, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, इसकी जगह अब आपको ये लगाना रहेगा, ताकि आपका जो भी अपने पास क्वेश्चन है वो आसानी से कंप्लीट हो पाए। सॉरी, यहाँ अपने उल्टा लिख दिया, हमारे को लिखना पड़ेगा Q1 माइनस Q2। क्लियर, तो ये हमारे पास यहां पर बन गया। अब बेटा इसने यहां से प्रूव किया कि देखो एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। सोचो ध्यान से, अगर आपको एफिशिएंसी बेटा 100% चाहिए, इसका मतलब नीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तभी तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100% बनेगा। अच्छा, नीटा की वैल्यू 1 कब बनेगी, जब आपका T2 कितना हो बेटा, 0। अब T2 को 0 केल्विन करना है, और प्रैक्टिकली 0 केल्विन टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना भी नीचे कर दो, 0 केल्विन टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है। मैक्स टू मैक्स साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर भी 4 केल्विन तक ही वो पहुंच पाए हैं, इससे नीचे वो जा ही नहीं पाए। ठीक है, वो 4 केल्विन लाने में भी उनको बहुत ज्यादा मेहनत लगी, बहुत सारे पैरामीटर्स को उनको एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि 0 केल्विन पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब T2 कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो नीटा की वैल्यू 1 आ ही नहीं सकती, मतलब 100% एफिशिएंसी अभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन कार्नोट ने ये कहा कि फिर भी 100% एफिशिएंसी नहीं है, बट फिर भी आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, तो वो करो जो मैं कह रहा हूं। समझे बात को, वो करो जो कि मैं कह रहा हूं। मतलब उसने कहा कि आप अपना सिस्टम ऐसे डिजाइन करो जिसमें सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन हो, देन एडियाबेटिक एक्सपांशन हो, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन हो, एंड देन एडियाबेटिक कंप्रेशन हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो एफिशिएंसी की वैल्यू मिलेगी वो सबसे ज्यादा मिलेगी। और उसके ऊपर बेस्ड उसने एक कार्नोट थ्योरम बना दी। उसने कहा एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन cannot be greater than efficiency of any engine cannot be greater than Carnot engine for same T1 and T2। उसने कहा कि अगर आप सेम टेम्परेचर रखते हैं, मतलब हायर टेम्परेचर T1 रखते हैं और लोअर टेम्परेचर T2 रखते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कार्नोट की आती है। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा किसी इंजन की एफिशिएंसी नहीं हो सकती। आप यहां से कंपेयर करके देख सकते हैं बेटा, Q2 बाई Q1 किसके इक्वल मिलेगा, T2 बाई T1 के। तो पूरे कार्नोट इंजन में क्या याद रखें, पहले तो चारों प्रोसेस के नाम, दूसरा डायग्राम, तीसरा ये फॉर्मूला, बस और कुछ भी। ये डेरिवेशन वगैरह बस मैंने आपको समझाने के लिए कराया, आपको बस कल फॉर्मूला याद रखना है, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, कभी कभी बेटा क्या होता है एग्जाम के अंदर, ये टेम्परेचर एंट्रोपी का ग्राफ पूछ लेते हैं कार्नोट इंजन के लिए। ठीक है, अभी हमने जो ग्राफ बनाया तो पीवी ग्राफ था, बट कभी कभी ये टेम्परेचर एंट्रोपी का ग्राफ पूछ लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इधर टेम्परेचर ले लें, इधर एंट्रोपी ले लें। क्लियर, तो ये ग्राफ हमारे पास बन जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है। यहाँ पर ए से बी के अंदर ये अपने पास सीधा जा रहा है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट।
सी से डी में भी टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट, और यहाँ से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो अब डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, हमारा Q1 जीरो रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो हीट है वो कितनी रहेगी, जीरो, क्योंकि बीसी प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक है, और एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज कितना होता है, जीरो। हीट एक्सचेंज को जीरो करने के लिए आप समझ सकते हैं इस ग्राफ का एरिया आपको जीरो करना पड़ेगा। ग्राफ का एरिया जीरो तभी होगा जब आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्लियर हुआ ना? लाइन जैसे क्यों बनी, ए से बी सीधा क्यों गया, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट। बी से सी सीधा नीचे क्यों आया, क्योंकि मुझे पता है इस ग्राफ का एरिया क्या देता है, हीट, और हीट कितनी करनी है, जीरो, क्योंकि बी से सी के अंदर एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो इसलिए अपन ने इस तरह का ग्राफ यहाँ पर बना। याद रखना बेटा, इससे रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है। अगर आप बेटा ए बी के नीचे का एरिया ले लेते हैं तो वो आपको Q1 हीट देगा, ठीक है, क्योंकि ए से बी में हीट कितनी थी, Q1। अगर आप सी से डी के नीचे का एरिया ले लेते हैं तो वो आपको Q2 हीट देगा, और अगर आपको टोटल हीट चाहिए तो आप टोटल एरिया यहां से निकाल लें, ये आपको टोटल हीट देगा। ये मैंने आपको एंट्रोपी में भी समझाया। और क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है तो यहाँ बेटा डेल्टा यू जीरो होगा, तो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू बराबर होंगे, मतलब एरिया ही हमारे को टोटल हीट और टोटल वर्क देगा। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, याद रखनी है अपने को। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। चले बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं, अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े उनके ऊपर। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, एक कार्नोट इंजन वर्क बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस, फाइंड आउट फर्स्ट एफिशिएंसी ऑफ इंजन, सेकंड वर्क डन इफ हीट इनपुट इज 200 कैलोरी, third if a company advertise their heat engine gives 30% efficiency between same temperature, then this is possible or not, and fourth निकालना है आपको, find the coefficient of performance for same temperature। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम किस पे जा रहे हैं, एफिशिएंसी पर। तो आप लोगों को पता है बेटा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है कार्नोट इंजन के लिए 1 माइनस T2/T1। बट बेटा एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि ये दोनों ही टेम्परेचर किस में लेने होते हैं, केल्विन में। तो T2 जो होता है बेटा आपका वो लो टेम्परेचर होता है, तो T2 हमारा लो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 27 प्लस 273, दैट विल बी 300 केल्विन। और जो हमारा T1 होगा ये बेटा हाई टेम्परेचर होता है, 127 प्लस 273, दैट विल बी 400 केल्विन। ये हमारा लो होता है और ये हमारा हाई होता है। आपको क्वेश्चन में याद रखना है। अब क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, अपन ऐसे याद करके आते हैं कि बेटा सोर्स का टेम्परेचर T1 है और सिंक का टेम्परेचर T2 है, बट क्वेश्चन ये डिफाइन ही नहीं करता है कि सोर्स कौन है और सिंक कौन है। तो आप याद रखें बेटा, हमेशा जो लो टेम्परेचर होता है उसको T2 माना जाता है, जो हाई टेम्परेचर होता है उसको T1 माना जाता है, और कैलकुलेशन किसके अंदर करनी है, केल्विन में। तो बेटा यहाँ से अब मैं एफिशिएंसी निकालता हूं, तो नीटा बराबर 1 माइनस, अच्छा T1 कितना दिया, T2 कितना दिया बेटा हमें 300, और T1 है हमारे पास 400, तो ये आ गया हमारा 1/4, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। तो मेरी जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई बेटा, 25% आ गई। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस टॉपिक से यही बनते हैं, बड़े इजी से क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है, केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट करना है और एफिशिएंसी हमें यहाँ से निकाल लेनी है। क्लियर? सेकंड टाइप का जो इसके अंदर न्यूमेरिकल बनता है, जो हमने यहाँ पर लिया है कि ये कह रहा है वर्क डन इफ हीट इनपुट इज 200 कैलोरी। अच्छा हीट इनपुट का मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें Q1 कितना दे रखा है, 200 कैलोरी, और वो आपसे पूछ रहा है कि वर्क कितना होगा बताओ। क्या हम जानते बेटा कि नीटा का एक फॉर्मूला और होता है कितना, W/Q1 होता है बेटा एक फॉर्मूला, नीटा का एक फॉर्मूला और क्या होता है, W/Q1, और W/Q1 हमारे को कितना मिला है, 1/4 मिला है। अच्छा बच्चों ये गलती मत करना कि आप यहाँ 25 लिख दो, बेटा ये 25 तो किसमें, परसेंटेज है। मुझे पता है कि इतनी मैथमेटिक्स सभी बच्चों को आती है कि वो इस तरह की बेवकूफी ना करें। नीटा बराबर क्या होगा, W/Q1 इक्वल टू 1/4। अच्छा हमें W निकालना है बेटा, तो W बराबर Q1 इंटू 1/4 हो जाएगा। Q1 कितना दिया बेटा हमें, 200 कैलोरी, तो ये आ जाएगा 200 इंटू 1/4, दैट विल बी 50 कैलोरी। मतलब क्या हो रहा है बेटा, हम सिस्टम को 200 कैलोरी दे रहे हैं और सिस्टम वर्क कितना कर रहा है, केवल 50 कैलोरी कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हीट टू सिंक भी अगर आपको कभी कभी पूछ लेते तो हम जानते बेटा Q1 बराबर क्या होता है, Q2 प्लस W, तो Q2 कितना हो जाएगा बेटा, Q1 माइनस W, दैट विल बी 150 कैलोरी हीट। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, सिस्टम को हमने 200 कैलोरी हीट दी, वर्क केवल कितना किया, 50 कैलोरी, और बाकी सारी हीट 150 कैलोरी हमारे किसने दे दी, सिंक में चली गई। क्लियर? चलिए बेटा थर्ड पार्ट पर चलते हैं हम। थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा देखिए, if a company advertise their heat engine gives 30% efficiency between the same temperature, then this is possible or not। हमने बेटा कार्नोट की थ्योरम में ये पढ़ा था
कि कार्नोट ने ये कहा कि सबसे आइडियल इंजन मेरा है, मेरी जितनी एफिशिएंसी होगी उससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी की नहीं होती है। हमने जो हमारा कार्नोट इंजन सोल्व किया, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है 25%, और ये कंपनी क्या कह रही है कि 30% एफिशिएंसी, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमेशा एफिशिएंसी क्या होगी, कार्नोट के इंजन से कम आएगी। तो हमेशा लिखते हैं एफिशिएंसी नीटा ऑफ कार्नोट ऑलवेज ग्रेटर देन नीटा ऑफ एनी अदर। कंप्लीट है बात। तो यहां पर आ जाएगा नॉट पॉसिबल, ये बात पॉसिबल नहीं है। क्लियर बात बेटा, यहां तक समझ में आ गई आपको। चलिए फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। अगर यहां पर ये ऐसे कहता कि हमारे इंजन की एफिशिएंसी 24% है, तो हम कहते ठीक बात है, फिर सही है, इसकी एफिशिएंसी से कम होना चाहिए। बट अगर आप इससे ज्यादा कह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। फोर्थ पर चलते हैं। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द सेम टेम्परेचर। मतलब क्वेश्चन हमें क्या पूछना चाह रहा है बेटा, बीटा पूछना चाह रहा है। और आपको पता है मैंने एक रिलेशन लिखवाया था आपको, बीटा बराबर होता है 1/नीटा माइनस 1। So this will be equals to 1/1/4 minus 1. So beta will be equals to 3. ये आपका आंसर बन जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में अपन ने अलग अलग पार्ट ले लिए, इस तरह के आपको काफी सारे क्वेश्चन वहां पर दिए होंगे। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने यहाँ पर। एक कार्नोट इंजन gives 30% efficiency at source temperature of 600 Kelvin। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमारे पास एक कार्नोट इंजन है जो जिसकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 30%, सोर्स का टेम्परेचर कितना दे रखा है 600 केल्विन। टू इंक्रीज एफिशिएंसी अप टू 50% एट व्हाट टेम्परेचर इट शुड टेक द हीट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम इसकी एफिशिएंसी 50% तक बढ़ाना चाहते हैं तो बताओ कितने टेम्परेचर पर इसको हीट लेनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि कार्नोट इंजन जो है वो हीट सोर्स से लेता है, इसका मतलब कुल मिला के हमें क्या करना है कि नए सोर्स का टेम्परेचर निकालना है अगर हमें एफिशिएंसी 50% करनी है। बट हम जानते हैं बेटा कि केवल सोर्स के टेम्परेचर से एफिशिएंसी नहीं निकल सकती, इसके लिए हमें किसका टेम्परेचर और चाहिए, सिंक का टेम्परेचर भी चाहिए। तो हमें जो गिवन कंडीशन है हम उससे पहले क्या कर लेंगे, सिंक का टेम्परेचर निकाल लेंगे। और क्योंकि हमारे क्वेश्चन ने सिंक के टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम सिंक के टेम्परेचर को उतना ही रखते हुए नई एफिशिएंसी के लिए फिर से सोर्स का टेम्परेचर निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमें एफिशिएंसी दे रखी है 30%, तो 30 डिवाइड बाई 100 हो गया इक्वल्स टू 0.3। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 बाई T1। तो 0.3 बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। पहले सोर्स का टेम्परेचर कितना दे रखा था बेटा 600 केल्विन। तो यहां से मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला बेटा कितना, T2 बराबर 420 केल्विन। कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नया नीटा डैश है, ठीक है, मतलब न्यू जो हमारा नीटा डैश है वो कितना है बेटा 50% है। 50% मतलब कितना हुआ 0.5। तो 1 माइनस T2 बाई T1 डैश, ठीक है। T2 को हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन अपने को T2 के बारे में, यहाँ पे सिंक के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। तो हमें सिंक का टेम्परेचर अभी भी कितने का रख लेना है 420 केल्विन। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया। अगेन बस कैलकुलेशन करी तो मैंने T1 डैश निकाला तो आ गया 840 केल्विन। तो कुछ खास नहीं था क्वेश्चन के अंदर। पहले वाले से आपको क्या करना था, सिंक का टेम्परेचर निकालना था और उसको दूसरे वाले के साथ क्लब कराना था। क्लियर, चल अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा। ए रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको हमेशा बोला बेटा कि जो लो टेम्परेचर होता है उसको T2 कहते हैं और जो हाई टेम्परेचर होता है उसको T1 कहते हैं। तो ये T2 होगा और ये कितना हो जाएगा T1। इट हैज टू रिमूव 1000 कैलोरी हीट पर सेकेंड। इसको 1000 कैलोरी हीट पर सेकेंड रिमूव करनी पड़ती है। मतलब जो भी सब्सटेंस अपन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं उसको उसमें से क्या करना पड़ता है 1000 कैलोरी हीट हर सेकेंड निकालनी पड़ती है। मतलब ये जो आपके पास है ये क्या हो गई Q2, क्योंकि हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर जो होता है वो जो लो टेम्परेचर बॉडी से जो हीट खींचता है उसको हम Q2 कहते हैं। और यहाँ पर वही काम करना है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 1 सेकेंड के अंदर 1000 कैलोरी हीट उसको खींचनी है। क्लियर, देन फाइंड आउट एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड फॉर दिस। फिर हमें क्या करना है, एक्सटर्नल पावर यहां पर निकालनी है। क्लियर, अब एक बात समझिए बेटा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा का फॉर्मूला होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2। मैंने आपको कहा है हमेशा इन फॉर्मूलों के अंदर हमेशा टेम्परेचर किस में रखा जाता है बेटा, केल्विन के अंदर। तो यहाँ पर T2 को पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 5 प्लस 273 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। बेटा एक बात समझे, सब्ट्रैक्शन अगर हम सेंटीग्रेड में निकालें या फिर हम केल्विन में, शुरुआत से बात करते आ रहे हैं कि डेल्टा C और डेल्टा K क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्योंकि ये दोनों हमारे पास चेंज इक्वल आएगा इसके अंदर बेटा, तो चेंज हमने सीधा क्या लिख दिया 20। तो ये हो गया 278 डिवाइडेड बाई 20। तो ये तो एक बीटा का फॉर्मूला हुआ। बट हम जानते हैं बीटा का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है Q2 अपॉन W, जहां W हमारा वर्क है, Q2 कितनी हीट उसको निकालनी है वो। तो Q2 यहाँ कितना दिया हुआ बेटा 1000 कैलोरी, जिसको मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया 4200 जूल। क्लियर, चलिए तो बीटा कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर Q2 की वैल्यू रख दी 4200 डिवाइडेड बाय वर्क इक्वल्स टू, बट बीटा की एक वैल्यू ये भी है
तो दोनों को आपस में अपन ने कंपेयर कर दिया। यहां से वर्क निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो मुझे मिला 302.15 जूल। बट क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है बेटा, पावर पूछ रहा है। अब एक बात समझिए बेटा, क्या यहाँ पर इसने 1000 कैलोरी हीट पर सेकंड के दिया है? अच्छा, पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम कितना लेना है आपको, 1 सेकेंड। अगर आप टाइम 1 सेकेंड लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि वर्क और पावर के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, बस यूनिट जूल में कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगी, वॉट में। और वैसे भी हम जानते हैं वर्क डन पर यूनिट सेकेंड इज इक्वल्स टू पावर। सो वर्क पर सेकेंड कितना आ जाएगा, पावर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 302.15 वॉट। अगर बेटा यहाँ पर ऐसा होता 1000 कैलोरी हीट पर, या फिर ऐसे लिखा होता 1000 कैलोरी हीट पर मिनट, तो हम क्या करते बेटा, फिर 60 से डिवाइड हमें करना पड़ता। क्लियर, कंप्लीट है बात बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द गिवन टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ फाइंड आउट टोटल वर्क डन एंड हीट गिवन टू द सिस्टम, ऑल्सो फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ गिवन कार्नोट इंजन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बेटा, मैंने आपको बनवाया भी था कि कार्नोट इंजन के लिए इस तरह का एंट्रोपी टेम्परेचर का डायग्राम बनता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर आप इस ग्राफ का टोटल एरिया ले लो तो आपको क्या मिल जाता है बेटा, टोटल वर्क यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर देखें, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं एरिया इनक्लोज्ड, ठीक है, कि कितना एरिया हमारा इनक्लोज्ड है। तो एरिया इनक्लोज की बात करें हम, तो बेटा ये स्क्वायर शेप बन रही है, और इस स्क्वायर शेप का अगर आप एरिया देखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, देखिए 4T0 माइनस T0 मल्टीप्लाइड विद, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2S0 माइनस S0 से। क्लियर, तो ये हमारे को जो एरिया मिल रहा है ये आ जाएगा हमारे पास 3T0 S0। क्लियर, तो ये तो हमारे को मिल गया बेटा, टोटल वर्क आ गया। तो हमारे को जो वर्क है वो मिल गया है यहाँ से 3T0 S0। अब आगे बढ़ते बेटा, वर्क तो हमने यहाँ से निकाल लिया। क्लियर, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो AB है, इस AB के नीचे का जो एरिया है वो हमें क्या देता है, हीट इनपुट। क्लियर, तो हम इसे लिखते हैं एरिया अंडर AB इज हीट इनपुट, इज हीट इनपुट। इसका मतलब वो क्या हुआ बेटा, Q1 हुआ। तो अच्छा, AB के नीचे का एरिया, इसका मतलब आपको ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा बेटा, यहां तक का एरिया आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब आप देखो बेटा, ये पूरा कितना हो गया 4T0, और ये हमारे पास कितना है बेटा, S0। क्लियर, तो हमारे पास Q1 कितना मिल जाएगा, 4T0 मल्टीप्लाइड विद S0, दैट विल बी 4T0 S0। क्लियर, अच्छा अब एरिया अगर हम बात करें, एरिया अंडर, अगर मैं इसके अंडर का एरिया निकालता हूं तो वो हमें क्या देता है बेटा, Q2 देता है। तो एरिया अंडर BC इज हीट रिजेक्ट, इसका मतलब क्या होता है बेटा, आपने कितनी हीट रिजेक्ट करी है उसकी बात हो रही है। तो Q2 इज इक्वल्स टू क्या बेटा, ये वैल्यू T0 हो गई, और ये वैल्यू कितनी हो गई बेटा, हमारे पास S0 हो गई। तो T0 इंटू S0 हो गया। तो ये हमारे पास तीनों चीजें निकल गई, Q1 भी हमारे पास निकल गया, Q2 भी निकल गया, और हमारे पास W भी निकल गया। क्लियर, वैसे आप यहां से भी समझ सकते हो। देखो बेटा, अगर आपने यहां से निकाल लिया था तो हम एक बात जानते हैं कि Q1 बराबर क्या होता है, W प्लस Q2। तो हमारे पास Q1 है 4T0 S0, और W है हमारे पास 3T0 S0, और हमारे पास Q2 है T0 S0। तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पर इक्वेशन हमारी सही बन रही है। क्लियर, अब हमें क्या निकालनी है बेटा, एफिशिएंसी निकालनी है। अगर अब मुझे एफिशिएंसी पर जाना है तो मैं क्या करता हूं, यहाँ से नीटा निकालता हूं। तो नीटा होता है बेटा मेरा W बाई Q1। तो नीटा विल बी इक्वल्स टू, W कितना है बेटा हमारा 3T0 S0, और ये कितना है 4T0 S0। तो 3T0 S0 अपॉन 4T0 S0, तो नीटा हमें मिल जाएगा बेटा 3/4, जिसका मतलब होता है 75%। कंप्लीट। तो ध्यान रहे बेटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपसे कुछ भी हीट पूछी हो, ध्यान रखना कौन सी हीट पूछी है। अगर आपको टोटल वर्क पूछा है तो आप ये टोटल एरिया निकाल लेंगे। अगर वो आपसे पूछता है कि कितना हीट इनपुट है, तो आप ये ऊपर वाली लाइन, इसके नीचे का एरिया निकाल लेंगे। अगर वो पूछता है कितनी हीट रिजेक्ट करी, तो आप ये नीचे वाली लाइन का एरिया निकाल लेंगे। ध्यान रहे बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके हिसाब से एरिया निकालना, और ये जो हमने निकाला है यही हमारी टोटल जो अपने पास हीट है वो भी कहलाएगी। क्लियर, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको एरिया निकालने, और एफिशिएंसी आपको मैंने निकालना सिखा दिया। अब क्या होगा बेटा,
अगर मान लो आपको ये ग्राफ देकर वो कहता है कि सीधा एफिशिएंसी पूछ लेता, वो पूछता ही नहीं कि वर्क वगैरह क्या है, तो फिर आप एफिशिएंसी का सीधा यही फॉर्मूला लगा लें, 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन केवल एफिशिएंसी पूछ रहा है तो मतलब ही नहीं बेटा इतना सब कुछ करने का, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा T2, ये मेरा T1, मेरा क्वेश्चन डायरेक्टली कंप्लीट हो रहा है, तो मैं नीटा का फॉर्मूला क्या लगा दूंगा, 1 माइनस T0 अपॉन 4T0। तो ये आ गया हमारा पास 3/4, जिसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 75% होती है। तो अगर एफिशिएंसी पूछे तो डायरेक्टली ये टेम्परेचर्स को लेकर सोल्व कर लेना, बट अगर वर्क या फिर कितना हीट इनपुट या फिर कितना हीट रिजेक्ट पूछे तो आपको इस तरीके से जो मैंने किया है उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। क्लियर बात बेटा? चलिए बेटा, तो थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है जो कि थर्मल एक्सपेंशन और हीट कैलोरीमेट्री का है, दैट इज द एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है बेटा, वैसे हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे लिक्विड सॉलिड गैस हो, जब हम उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो एक्सपांड करते हैं, और उनका टेम्परेचर कम करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब वो अपने पास कंप्रेस होना स्टार्ट होते हैं, उनका वॉल्यूम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बेटा क्या होता है, जो वाटर होता है ये थोड़ी सी अलग बिहेवियर शो करता है। क्लियर? अब वो अलग बिहेवियर किस तरह का होता है, जैसे मान लीजिए जब आप वॉल्यूम, जो हमारा वाटर है उसका टेम्परेचर लगातार डिक्रीज करते हैं तो वो क्या होता जाता है कि वो उसका वॉल्यूम भी कम होना लगता है। लेकिन जैसे ही जब हम उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की तरफ ठंडा करना स्टार्ट करते हैं, मतलब हम उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब उसका वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ने लग जाता है। इसको हम बोलते हैं बेटा एनोमेलस बिहेवियर ऑफ द वाटर। क्लियर? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी हम इस पे आगे बात करते हैं। वाटर एक्सपांड्स व्हेन इट इज कूल्ड डाउन from 4 degree centigrade to 0 degree centigrade, means density of water start decreasing when we move from 4 degree centigrade to 0 degree centigrade and volume start increasing. clear? तो जब हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है और डेंसिटी इसकी घटने लगती है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको मैक्सिमम डेंसिटी मिलती है वाटर की, और वॉल्यूम उसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनिमम होता है। हम ऐसा भी कहते हैं कि 0 से लेकर 4 में उसका वॉल्यूम कोफिशिएंट जो होता है वो क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। क्लियर? मतलब अब हमारे पास उल्टा केस होने लग गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे पास वॉल्यूम बढ़ने के बजाय घटने लग गया, और टेम्परेचर घटाने पर वॉल्यूम घटने के बजाय बढ़ने लग गया। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एनेमोलस बिहेवियर ऑफ द वाटर। क्लियर? इसके बीच में अगर आप ग्राफ की बात करें तो अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बनाऊंगा बेटा, तो देखो जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे बेटा तो उसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बट जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड आया, इसके बाद अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो अब इसका वॉल्यूम लगातार क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो ये जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इस पे हमें वाटर का वॉल्यूम सबसे मिनिमम मिलता है। इसी का उल्टा ग्राफ बनता है बेटा डेंसिटी का, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं कि अगर वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जैसे मैं अब टेम्परेचर कम करने लगता हूं, इसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, इसके बाद इसकी डेंसिटी घटने लगती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमें डेंसिटी मिलती है वो क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। तो ये आपको याद रखना है बेटा, ये एनोमेलस बिहेवियर ऑफ जो वाटर है, इसके अंदर आपको ये चीज याद रखनी है। और ये इसका एक बहुत बड़ा अच्छा यूज भी है। आपने देखा होगा बेटा कि जो हमारे पास बड़े बड़े ओशंस होते हैं, उनमें क्या होता है, ऊपर तो आइस जम जाती है बट नीचे आइस नहीं जमती है। इसका क्या रीजन है? देखो बेटा क्या होता है, जैसे जैसे मान लीजिए टेम्परेचर कम होता जा रहा है, और अब टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो आइस जमेगी। बट अब क्या होता है बेटा, जब टेम्परेचर कम होता जा रहा है और जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो वो मैक्सिमम डेंसिटी का वाटर कहां चला जाता है, नीचे। अब क्या होगा बेटा, अगर ऊपर का जो अपने पास है वो और धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा और आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट नीचे वाले पोर्शन का वाटर हमेशा क्या रहता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहता है। इसी कारण जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स से फिश वगैरह हुए, ठीक है, शार्क वगैरह हुए, तो वो नीचे वाटर के अंदर रह पाते हैं। वरना आप सोचो कि अगर अपने पास ठंड पड़ती जा रही हो, पूरा ही आइस कन्वर्ट हो गया, तो अंदर वाली मछलियां वगैरह तो मर जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो सबसे नीचे का वाटर है वो मैक्सिमम डेंस से होगा, और मैक्सिमम डेंस वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जो नीचे वाला वाटर है उसका टेम्परेचर और कम नहीं होता है, और वहां एनिमल्स आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। तो बेटा ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट, यहाँ पर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th के पोर्शन से देखा जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं हर साल, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन सीधा आता है बेटा। तो आप एक बात ध्यान रखें, आपकी नीट प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर
10 के अंदर ये आता है, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन का अगर ये वेटेज रखा तो आप सोच लीजिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ ये चैप्टर। साथ में अधिकतर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं बनते, सीधे फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं और सीधे इजी क्वेश्चन भी इस पर पूछे जाते हैं। तो अच्छे से मेहनत करें इसके अंदर। ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है एक्सरसाइज वगैरह के अंदर, वो इसीलिए है क्योंकि इससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। हमने ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टाइप का क्वेश्चन किया है, तो बस आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और जितना भी अपने पास क्वेश्चन है रेस के, मॉड्यूल के और बिगिनर बुक्स के, उन सबको सही तरीके से सोल्व कर ले। क्लियर? चलिए।